ठीक है, तो क्वेश्चन है अगला, बेस्ड ऑन कंस्टेंट, वेज कंस्टेंट। इससे पहले वाले क्वेश्चन तो हमने कर लिए हैं। एक में आया था a sin थीटा इक्वल टू b या b sin थीटा इक्वल टू a, ये वाला क्वेश्चन हो गया था, है ना। इसके बाद 3 सिलेंडर्स वाला क्वेश्चन है, राइट। 3 सिलेंडर्स हैं आपके पास। क्या हो रहा है देखिए, एक सिलेंडर ऐसे है, यहां पे एक सिलेंडर इस तरह से है और एक सिलेंडर इस तरह से, ठीक है। ये सिलेंडर है, प्रॉपर गोल सिलेंडर ऐसे। बहुत गंदी ड्राइंग है मेरी, तो डोंट माइंड इट, ठीक है। और ये स्मूथ सरफेस पे ऐसे रखे हुए हैं, तीनों का मास इक्वल है, तीनों सिलेंडर्स आइडेंटिकल है, ठीक है। तो इमेजिन करो जैसे 3 मार्कर है, ये 2 मार्कर नीचे हैं और एक मार्कर ऊपर रखा हुआ है इनके। इनको मैंने जब तक पकड़ा हुआ तब तो यूज नहीं करेंगे। मैंने क्या किया, t इक्वल टू 0 पे इस सिस्टम को रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है। अभी मैंने इनको ऐसे पकड़ा हुआ था और अभी मैंने क्या किया, इनको छोड़ दिया, ठीक है। आपको बताना है कि इन सिलेंडर्स के एक्सेलरेशन जो होंगे उनमें क्या रिलेशन होगा, ठीक है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, मैं कहता हूं ऑब्वियसली ये दोनों तो इधर जाएंगे, ऊपर तो जा नहीं सकते और ये नीचे जा नहीं सकते। ऊपर जाने का कोई रीजन नहीं है, कोई फोर्स नहीं ऊपर की तरफ, और नीचे जमीन है, जमीन जाने नहीं देगी, तो ऑब्वियसली ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। सिमेट्रिकल सिस्टम है, इक्वल मास है तीनों का, तो इसकी जो इधर वाली वेलोसिटी होगी और इसकी इधर वाली वेलोसिटी जो होगी वो सेम होगी, एक्सेलरेशन भी सेम होगा। इसका एक्सेलरेशन अगर इधर की डायरेक्शन में मान लेते हैं, लेट्स से a1, तो इसका भी कितना होगा, a1 ही तो होगा। मैं कहता हूं इस वाले सिलेंडर का जो एक्सेलरेशन है इसको मैं a2 मान लेता हूं, क्योंकि एग्जैक्टली नीचे आएगा, है ना, फ्रिक्शन एब्सेंट है, ये दोनों इधर जाएंगे फिसलते हुए, राइट, और ये बिल्कुल सीधा सीधा नीचे आएगा, सही है। अब इसमें कोई समस्या तो नहीं है किसी को, तीनों आइडेंटिकल है, तो बोलो, मैं कहता हूं तीनों के सेंटर्स को ज्वाइन कर दीजिए। बोलो भाई, कर दिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। बोलो भाई, तीनों का रेडियस इक्वल है, तो आर और ये आर 2r साइड हो गई ट्राइंगल की, आर आर 2r साइड हो गई, ये भी 2r साइड हो गई, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड इक्वल है, एंगल कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री हो जाएंगे तीनों के तीनों। अब मैं कहता हूं ये इस सिलेंडर का जो नीचे वाला एक्सेलरेशन है और इस सिलेंडर का जो इधर वाला एक्सेलरेशन है, इनमें रिलेशन निकाल लेते हैं, क्योंकि जो ये है वही तो ये है ना, वैल्यू इसकी और इसकी इक्वल है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। लैपटॉप फंक्शन और वहां पे F9 या F10 वाला बटन है, हाँ ठीक है भाई। अब मुझे बताओ, ये सरफेस इन कांटेक्ट है ना, है ना, तो इस एक्सेलरेशन का इधर वाला कंपोनेंट और इस एक्सेलरेशन का इधर वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट, ये क्या होंगे, सेम होंगे कि नहीं होंगे। तो बोलो ये एंगल कितना है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये 60 डिग्री हो जाएगा। ये A1 तो ये कितना हो जाएगा, A1 cos 60 डिग्री, सही है, ओके। ये पूरा एंगल कितना है, 60, ये कितना होगा 30। बोलो ये A2 है तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, A2 cos 30 डिग्री, यस और नो। तो बोलो A1 cos 60 डिग्री इज इक्वल टू A2 cos 30 डिग्री, आएगा कि नहीं आएगा, वैल्यू पुट कर दो। A1 cos 60 1/2, A2 √3/2 कट जाएगा, A1 इक्वल टू √3A2, दैट इज योर आंसर। कोई दिक्कत, यही आंसर है, क्या मुश्किल है कुछ, करना क्या है, सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट्स सेम कर देंगे, यही तो किया है, सही है। इसके आगे एक और क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है वो, एक वेज है, सही है, इधर एक दीवार है, यहां एक पुल्ली दिख रही है आपको, यहां पे एक स्ट्रिंग है, यहां पे एक स्ट्रिंग है, यहां पे एक ब्लॉक है, यस और नो। इसका वेलोसिटी कुछ a दिया है और मेरे ख्याल से इसका कुछ b दिया है, ऐसा ही है ना। पूछ रहा है a और b में रिलेशन क्या होगा, सही है। ये स्मूथ सरफेस है, ये जब नीचे जा रहा है तो ये कुछ इधर जा रहा है, इसकी वेलोसिटी जो दे रखी है वो इसके रिस्पेक्ट में गिवन है, सही है।
तो अब हम क्या करेंगे, आपको बताना है ए और बी में रिलेशन क्या है। कंस्ट्रेंट रिलेशन याद है आपको, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ मान लेते हैं, बोलिए ये वाली लेंथ L1, ये वाली लेंथ L2, L1 प्लस L2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। सही है, डिफरेंशिएट कर दो, सही है, बोलो ये इधर जा रहा है, ठीक है, बोलो क्या ये L1 को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा तो क्या लिख दें यहां पे प्लस, सही है। अच्छा यहां देखो ये इधर जा रहा है, जब ये इधर जाएगा तो ये लेंथ घट जाएगी, तो क्या आएगा माइनस ए इक्वल टू 0। आ गया आंसर, यही आंसर है, ए इक्वल टू बी। समझ में नहीं आया? सिंपल, ओके। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, उसकी फिगर थोड़ी सी अजीब सी है। क्या है उसमें? मेरे ख्याल से कुछ इस तरह का है। क्या था फिगर दिखाना, ऐसा ही कुछ है ना? हाँ, ये वॉल है, ये पुलीज है, और ये बी से नीचे जा रहा है और ये ए से आगे जा रहा है, ठीक है भाई। क्या हुआ? अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक ही बात है। मतलब वो स्लाइड होके जाए चाहे वो पहिए के ऊपर चढ़ के जाए, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो ये हो रहा है। अब बताना ए और बी में रिलेशन क्या है, सोच के देखो। मैं कहता हूं ये जो स्प्रिंग्स हैं इनकी टोटल लंबाई कांस्टेंट रहेगी, बोलो ये L1, L2, L3 और L4, सही है, ओके। अब मुझे बताइए L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 इज इक्वल टू कांस्टेंट। डिफरेंशिएट करूंगा, इसको घटाने बढ़ाने वालों के नाम आ जाएंगे, है ना। बोलो ये ब्लॉक नीचे जा रहा है ना, ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, रस्सी नीचे खींची जा रही है, ये आगे जा रहा है, ये ऊपर खींचा जा रहा है, और ये आगे खींचा जा रहा है, तो ये आगे जा रहा है, यस और नो। अब मुझे बताओ जब ये नीचे आ रहा है तो L1 को ये बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स प्लस बी, ओके। L2 कब घटेगा या बढ़ेगा? जब ये गाड़ी आगे जाएगी तो बोलो L2 घट जाएगा। L2 घटेगा तो क्या लिखेंगे? माइनस ए, क्योंकि ए उसको घटा रहा है। ये घटेगा बढ़ेगा क्या? ये तो नहीं होगा ना, ये नीचे जा रहा है ना ये ऊपर जा रहा है, तो L3 इज नॉट चेंजिंग, तो उसका रेट ऑफ चेंज 0। बोलो L4 ये आगे जा रहा है, तो बोलो L4 घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा ना, अरे घटेगा, ये डिक्रीज होगा, ठीक है। तो माइनस ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 2a, दैट इज योर आंसर। समझ में नहीं आया? मुश्किल है क्या? बहुत इजी है ना, है ना, ठीक है, ओके। अब पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ फॉर ए सिस्टम। एक पूरे के पूरे सिस्टम पे अगर हमें न्यूटन्स लॉ लगाना है तो हम क्या करेंगे बताओ? क्या इंटरनल फोर्सेस की बात किया मैंने अब तक आपसे? सिर्फ और सिर्फ क्या बोला है? एक्सटर्नल फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन होगा, तो ऐसा होगा, उसका स्टेट चेंज हो जाएगा वगैरह वगैरह, यही तो बोला ना। इंटरनल फोर्स का कोई जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में इंटरनल फोर्सेस कोई काम नहीं आती हैं। सिर्फ किसको कौन काम आता है? एक्सटर्नल फोर्स ही काम आती है, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज न्यूटन्स लॉज फॉर ए सिस्टम, ठीक है, ओके। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फॉर ए सिस्टम। अब देखो भाई, सिस्टम क्या होगा? सिस्टम इज बेसिकली ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स
ठीक है ना, उसमें बहुत सारे M1 M2 M3 इस तरह के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे और सबका अलग अलग एक्सेलरेशन है। सही है, तो क्या बोलेंगे, ये है मेरे लिए M1, ये है M2 और ये है लेट्स से M3, है ना। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं सिस्टम के अंदर और सबका अलग अलग एक्सेलरेशन, A1 वेक्टर है, इसका कहीं A2 वेक्टर है और इसका कहीं A3 वेक्टर है। अब क्या करेंगे हम भाई, इसमें हम करेंगे कि समेशन ऑफ F एक्सटर्नल, इंटरनल फोर्स का तो कोई काम धंधा है नहीं ना हमारे पास, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्या लगाएंगे भाई, M1A1 वेक्टर प्लस M2A2 वेक्टर प्लस M3A3 वेक्टर प्लस सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। समझ में नहीं आया? जो टोटल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स जो है वेक्टर फॉर्म में ऑब्वियसली, वही तो रिस्पॉन्सिबल है इन अलग अलग मासेस को अलग अलग एक्सेलरेशन देने के लिए। एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती तो क्या ये मासेस एक्सेलरेट कर सकते थे? नहीं। एक्सटर्नल फोर्स विल डिसाइड कौन सा ब्लॉक कितने एक्सेलरेशन से किधर जाएगा, कब जाएगा। यस और नो? समझ में नहीं आया? क्लियर है बात? तो आप क्या लिखेंगे बेसिकली, समेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, टोटल फोर्स F1 F2 F3 सारा लिख के, और इधर क्या आएगा, M1A1 M2A2 M3A3। सही है, कोई दिक्कत, नेट एक्सटर्नल फोर्स यहां लिखेंगे, M1A1 M2A2 M3A3 इधर आ जाएगा। सही है, बेसिक एग्जांपल। ठीक है, इसको अच्छा, इसको और दूसरे तरीके से लिखेंगे तो बोलो, मास और एक्सेलरेशन के मल्टीप्लीकेशंस का सम हो रहा है। ठीक है, तो इसको लिख देंगे हम समेशन ऑफ M इंटू ए वेक्टर। सही है, MI I इक्वल टू 1 से लेके n तक, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन का सम होता चला जाएगा। एक बार I इक्वल टू 1 होगा, फिर I इक्वल टू 2, फिर I इक्वल टू 3, I इक्वल टू 4, ऐसे चलता रहेगा। सही है, M1A1 M2A2 M3A3 ऐसे चलता रहेगा। यस और नो? ठीक है, F एक्सटर्नल ये आ जाएगा, समेशन F एक्सटर्नल। कोई दिक्कत भाई? बिल्कुल सिंपल है। एप्लीकेशन क्या है, क्वेश्चंस में कैसे यूज करेंगे? क्वेश्चन में ऐसे यूज करेंगे, मंकी वाला क्वेश्चन दे रखा है क्या, अपलिफ्ट वाला क्वेश्चन है ना, मंकी है उसके बाद भी मंकी वाला क्वेश्चन है ना। ठीक है, अब क्या हो रहा है, मान लो, बातें क्यों कर रहे हो, बातें नहीं करते, बातें। ये है एक सीलिंग, ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, एक रस्सी है, यहां पे इस रस्सी पे मल्टीपल मंकीज हैं मेरे पास। ठीक है, ये दूसरा मंकी हो गया, ठीक है, यहां पे तीसरा मंकी हो गया। ठीक है, तीनों का मास अलग अलग है, M1 M2 M3, और तीनों का एक्सेलरेशन भी अलग अलग है ना। इसका A1 है लेट से ऊपर नीचे कहीं पे भी, इसका A2 है ऊपर या नीचे कहीं भी, इसका A3 है। आपसे पूछा हुआ है कि यहां पे टेंशन कितनी है, यहां टेंशन बतानी है, तो क्या करें भाई, इस पूरे को क्या कर लो, एक सिस्टम मान लेंगे, है ना। अब सिस्टम मान लिया मैंने, मुझे क्या चाहिए, नेट फोर्स चाहिए। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, टेंशन, और नीचे क्या लग रहा है, mg लग रहा है, किसका, 1 2 3 तीनों का। तो बोलो टेंशन ऊपर माइनस M1g M2g M3g, ये हो गया नेट एक्सटर्नल फोर्स। दिस इज इक्वल टू पहला मास और उसका एक्सेलरेशन प्लस दूसरा मास उसका एक्सेलरेशन प्लस तीसरा मास उसका एक्सेलरेशन। यस और नो? अब अगला जो क्वेश्चन है, ऑब्वियसली A1 A2 A3 की वैल्यू विद साइन रखेंगे, ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मानी है ना, तो ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव माना जाएगा। यस और नो? कोई दिक्कत? सेम टू सेम अगला क्वेश्चन है विद वैल्यूज के M1 M2 M3, तीन बंदर हैं, पहले का मास इतना है, दूसरा इतना है, तीसरा इतना है, इनके एक्सेलरेशन इतने इतने हैं। यस और नो? सही है भाई, है ना। यहां क्या देख रहा है, यहां क्या है, क्या है, और कहां देख रहा था, यहां देख रहा था, यहां तो नहीं देख रहा था। कोई डाउट है भाई? अच्छा, मैं आपको इसका बेसिक एग्जांपल देता हूं, एक्सटर्नल फोर्स ही क्यों मायने रखती है। मान लो मैं एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हूं, ठीक है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, कोई आके मेरे को धक्का मारे तो मैं मूव करने लग जाऊंगा, खिसकने लग जाऊंगा। यस और नो?
है ना। अगर मैं कोशिश करूं कि मैं यहां बैठे बैठे ऐसे अपना एक हाथ खींच के आगे चला जाऊं, पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अगर सिस्टम हूं, इस सिस्टम को मूव करना है तो इस सिस्टम के बाहर से फोर्स लगना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स लगना चाहिए। ये जो है ये क्या है? इंटरनल फोर्स है। सही है। यूं तो मेरा दिल भी धड़क रहा है, अब दिल धड़क रहा है तो कभी मैं इधर उधर भाग जाऊंगा क्या? नहीं ना। क्यों? क्योंकि जो हार्ट बीट कर रहा है, जो मसल्स में एनर्जी है या जो मसल्स काम कर रहे हैं, वो क्या है? इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स वो नहीं। ठीक है। एनर्जी स्पेंड हो रही है, एनर्जी का कंटेक्स्ट अलग है। आप ये मत सोचना कि सर एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही, फिर तो फोर्स और एनर्जी दोनों कंप्लीटली अलग अलग चीजें। कभी भी फोर्स को एनर्जी से कंपेयर नहीं करना है। अब आप कहो कि सर देखो मैं इस दीवार को धक्का मारूं तो मैं देखो शाम तक धक्का मारता रहूं तो थक जाएंगे हम तो शाम तक। हमने फोर्स लगाई तो देखो हमारी एनर्जी कम हो गई, है ना, यही बोलेंगे। लेकिन मैं कहूंगा कि आपने वर्क तो किया ही नहीं, एनर्जी कहां चली गई? असल में आपकी बॉडी के इंटरनल जो ऑर्गन्स है वो भी तो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, है ना। आपने एक्सटर्नल मैकेनिकल वर्क नहीं किया है, लेकिन देयर इज सम इंटरनल मैकेनिकल वर्क दैट इज गोइंग ऑन। यस और नो? अब आप पुश करेंगे तो आपकी बॉडी मसल्स का जोर लगेगा, दे विल डिमांड मोर ऑक्सीजन एंड मोर एनर्जी, है ना। और वो स्पेशल टाइप की एनर्जी होती है, स्पेशल तरह की फोर्सेज होती हैं, है ना। कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, ये आगे चल के आएगा। ठीक है। तो फोर्स को कभी एनर्जी से कंपेयर नहीं करना है और ना ही उन्हें आपस में कंफ्यूज करना है। ठीक है। दिस चैप्टर इज बेसिकली कंप्लीट। वी विल स्टार्ट फ्रिक्शन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर योर टाइम।